पिछली क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ चुके थे। उम्मीद है आप लोग पूरा तो नहीं किए होंगे, ये बात हम जानते हैं। आज हम लोग इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन सीखेंगे कि कैसे फिजिक्स के अंदर इंटीग्रेशन एप्लीकेशन किया जाता है, इंटीग्रेशन का कैसे यूज़ करेंगे हम लोग, और इंटीग्रेशन से किन सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। देखो, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का ओवरव्यू दे रहे थे, जिस डिफरेंशिएशन किस तरीके से किए थे, उसका क्या मतलब था। ऐसे इंटीग्रेशन के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। आपको याद होगा पिछली क्लास में हम आपको बताए थे कि मान लो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है और कुछ इस तरह से ग्राफ तुमको दिख रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो स्लोप हमारा क्या होगा, उसका वेलोसिटी देगा, है ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू पढ़े थे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, टेंजेंट का जो स्लोप होगा, वही स्लोप हमारा वेलोसिटी देगा। तो आप स्लोप निकालते थे, यानी कि टेन थीटा यही रहा टेंजेंट, यानी कि इसी का स्लोप आप निकालते थे। इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट होता था, इसी का स्लोप आप निकालते थे। सेम इसी चीज को हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग इंटीग्रेशन को हम अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, इस बात को समझते हैं और इस चीज का आज हम लोग एप्लीकेशन सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, देखो, इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है। उतने सारे टॉपिक्स को अभी हम लोग कवर नहीं करेंगे, सिर्फ उतना ही इंटीग्रेशन पढ़ेंगे जो हमारे फिजिक्स के लिए जरूरी होता है, ठीक है ना। देखिए, इंटीग्रेशन, ये रहा सिंबल इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन का सिंबल हो जाएगा। अब जरा सोचो, जैसे तुम देखा था कि डिस्प्लेसमेंट s बराबर 3t² माइनस 2t प्लस 1, यानी कि डिस्प्लेसमेंट किस चीज का फंक्शन है, तो ये टाइम का फंक्शन दिख रहा है हमको, टाइम पे डिपेंड कर रहा, मतलब ये टाइम का फंक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। मतलब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही इंटीग्रेशन के अंदर दो चीज आपको दिखेंगे। एक दिखेगा, मान लो कोई फंक्शन f(x) लिख रहे हैं। f(x) करने का मतलब ये जो फंक्शन है ये किसके टर्म में होगा, x के टर्म में होगा। जैसे ये एक फंक्शन हुआ जो किसके टर्म में है, टाइम, यानी कि t के फंक्शन में है ना। f(x) कहने का मतलब कोई एक फंक्शन होगा जो x के टर्म में होगा और उसी का वेरिएंट होगा dx। उसी का वेरिएंट क्या होगा, dx। इस बात को समझते हैं, समझिएगा बात को। आपको याद होगा, अगर ये x एक्सिस है, x एक्सिस के छोटे से टुकड़े को हम लोग क्या बोले थे, dx। x एक्सिस के छोटे से टुकड़े को हम लोग क्या बोले थे, dx। या अगर हम ऐसे बोले कि x का डिफरेंशिएशन बताओ, x का छोटा सा टुकड़ा बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, dx, है ना। तो यानी कि ये क्या हो गया, f(x) इंटू dx, ये हमारा वेरिएबल हो गया और ये हमारा वेरिएंट हो गया। अब जरा सोचो, इस वेरिएंट को देख के ही हम वेरिएबल को डिसाइड करेंगे, यानी कि ये जो dx दिख रहा है ये x का वेरिएंट है। इस वेरिएंट को देख के ही हमको पता चलेगा कि अच्छा वेरिएबल हमारा x के टर्म में होगा, यानी कि ये dx दिख रहा है, यानी कि वेरिएंट हमारा x का है। इसका मतलब फंक्शन में x हमारा वेरिएबल होगा, x के अलावा जो कुछ भी दिखाई देगा वो सबके सब कांस्टेंट होंगे। चलो, इतनी बातें तो समझ में आ गई। अब थोड़ा सा हम समझाते हैं, इस बात को समझिएगा। जरा सोचो, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या देखा, वेलोसिटी इज इक्वल टू देखा ds बाय dt, अर्थात रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा खुश हो जाते यहां से, जरा समझिएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते, इस dt को उठा के यहां ले आओ, यानी कि v इंटू dt बराबर क्या हो गया, ds। v इंटू dt बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ds। अब जरा सोचो, अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन, देखो मैथ्स के अंदर जानते हैं कि आप दोनों तरफ कुछ भी चीज जोड़ सकते हैं,
दोनों तरफ कुछ चीज घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भागा कर सकते हैं। ऐसे ही दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक साथ, और दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं एक साथ। तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब जरा सोचो, जैसे तुम इस चीज को देखोगे तुम्हारे दिमाग में एक समझ में आएगा कि देखो अच्छा dt दिख रहा है, मतलब वेरिएंट हमारा क्या है, dt, यानी कि टाइम का वेरिएबल है। मतलब फंक्शन, यानी कि ये जो वेलोसिटी दिख रहा है, ये वेलोसिटी हमारा टाइम का फंक्शन रहा होगा। वेलोसिटी हमारा टाइम का फंक्शन रहा होगा। बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? यानी कि इस चीज का आप ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन देखते हैं कि आखिर इस चीज से हमको क्या नजर आएगा। जैसे कि आप ds/dt देखे थे तो तुमको एक चीज नजर आया था कि अच्छा डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हमारा वेलोसिटी देगा। ऐसे ही इंटीग्रेशन क्या देता है इस चीज को समझते हैं, लेकिन पहले ये कन्वर्सेशन को समझिएगा। ऐसे ही जरा सोचो, एक्सेलरेशन बराबर क्या सीखा था तुम, dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर हम यहां से एक काम करें कि इस dt को उठा के यहां डाल देते हैं, a dt इज इक्वल टू, क्या हम यहां से dv लिख सकते हैं? अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे। देखो वेरिएंट dt, यानी कि टाइम हमारा वेरिएंट है, अर्थात एक्सेलरेशन क्या होगा, फंक्शन ऑफ टाइम होगा। यानी कि एक्सेलरेशन का वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ दिया हुआ होगा, यानी कि एक्सेलरेशन कुछ इस तरह से दिखाई देगा तुमको, 3t³ - 2t, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन का कुछ ना कुछ वैल्यू देगा और हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। इसका ये मतलब हुआ। अब हम इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझते हैं कि आखिर इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे करेंगे, किस चीज को करेंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। देखो fx इंटू dx, ये एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हुआ। इसको क्या करेंगे मैथमेटिकली, हम क्या बोलेंगे, ये एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हुआ। जैसे डिफरेंशिएशन का काम है तोड़ना, वैसे ही इंटीग्रेशन का काम है जोड़ना। ठीक है, अब ये कैसे जोड़ेगा इस बात को समझते हैं। पहले इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इस बात को समझते हैं। देखो एक चीज यहां लिख रहे हैं, आगे इसके बारे में समझाएंगे। इसके नीचे डाल दो a, ऊपर डाल दिया b। कहने का मतलब इंटीग्रेशन हम करेंगे, ये बात तो श्योर है, लेकिन a से लेके b तक इंटीग्रेशन का काम क्या है, जोड़ना। मतलब किसी भी फंक्शन को हम जोड़ेंगे, लेकिन कहां से कहां तक जोड़ेंगे, तो a से लेके b तक जोड़ेंगे। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, जरा समझना। इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। देखो इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, यानी कि कर्व के बीच का एरिया निकालना। अब ये क्या हम बोल रहे हैं इस बात को समझिए। ये रहा हमारा x एक्सिस और ये रहा हमारा y एक्सिस। ठीक है, मान लो कोई एक फंक्शन है, ये y = fx हमारा कोई एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक, और ये रहा हमारा, जैसे x = 1 होता है, x = 2 होता है, ऐसे ही मान लेते हैं x = a यहां पे है और x = b हमारा यहां पे है। सोचना ध्यान से, x = a यहां पे है और x = b हमारा वहां पे है, और ये रहा हमारा फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, fx × dx a से b, इसका क्या मतलब हुआ समझते हैं, ध्यान से सुनो। फंक्शन x एक्सिस, ये रहा फंक्शन, ये रहा x एक्सिस, और x = a और x = b के बीच का एरिया, अर्थात ये रहा x = a, इस लाइन को क्या बोलते हैं, ये है हमारा x = a।
इस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, ये हमारा हो गया x बराबर b, x बराबर a लाइन, x बराबर b लाइन, ये y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन और x एक्सिस के बीच के एरिया को ही ये इंटीग्रेशन दर्शाता है। अर्थात इस इंटीग्रेशन का क्या मतलब हो गया, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, x एक्सिस x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, इस एरिया को ये इंटीग्रेशन शो करता है। अब जरा सोचो, ये एरिया को हम लोग निकालेंगे कैसे, इस एरिया को हम लोग कैसे निकालेंगे, इस बात को समझते हैं। अगर ये एक स्क्वायर होता तो आप लेंथ इंटू ब्रेथ कर सकते थे, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों बराबर होगा। ऐसे अगर ये रेक्टेंगल होता तो भी हम लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते, मतलब अगर कोई एक डेफिनेट शेप साइज का होता तो आप इसका एरिया निकाल सकते थे। लेकिन जरा सोचो, क्या ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल कुछ ऐसा नजर आ रहा है आपको, तो नहीं आ रहा होगा। ये एक इररेगुलर, जैसे कि ये कोई रेगुलरिटी इसके अंदर नहीं है, तो हम इसका एरिया निकालेंगे कैसे, तो हम इस बात को समझाते हैं। इसका एरिया कैसे निकालेंगे जरा समझिएगा ध्यान से। आप लोग चूड़ी देखे होंगे, ये रहा चूड़ी, और जब मेला जाते होंगे तो चूड़ी का टूटा हुआ टुकड़ा आप जरूर उठाए होंगे, बैलून पे मारते होंगे। जरा सोचो, चूड़ी का टूटा हुआ टुकड़ा, ये जो टुकड़ा छोटा सा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह। मतलब अगर हम तुमसे पूछे कि कोई भी एक कर्व है, इस कर्व का एक छोटा सा टुकड़ा हम अगर काट लें तो ये छोटा सा टुकड़ा बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करता है। जरा सोचो, हम इसका एरिया निकालना चाह रहे हैं, और ये एरिया कैसे निकालेंगे इस बात को समझिएगा। देखो हम क्या करते हैं, इस बीच एक छोटा सा स्ट्रिप काट लेते हैं। स्ट्रिप मतलब होता है टुकड़ा। जरा गौर से देखो, अब ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये एक्स एक्सिस का एक छोटा सा टुकड़ा है, तो हम इस लेंथ को dx बोल देते हैं, ठीक है। ये जो है ये y इक्वल टू एक कर्व है, यानी कि इस लेंथ को हम y बोल देंगे, यानी कि ये लेंथ कितना हो गया हमारा, जो y लेंथ है, ये लेंथ हमारा क्या हो गया, y हो गया। और ये कर्व का एक छोटा सा टुकड़ा है, तो बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन की तरह होगा। तो अगर हम इस छोटे से हिस्से की बात करें, तो ये छोटा सा हिस्सा हमको जरूर एक रेक्टेंगल की तरह दिखाई देता होगा। तो इस रेक्टेंगल का अगर हम एरिया निकालना चाहें तो ये एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। और इस लेंथ की बात करें तो ये लेंथ हो गया हमारा y, और ब्रेथ की बात करें तो ये ब्रेथ हो गया हमारा dx, y इंटू dx। अब जरा सोचो, y इंटू dx, तो ये इतना छोटा सा टुकड़ा हुआ ना, लेकिन हमको ये पूरा लेंथ, ये पूरा का पूरा एरिया चाहिए, यानी कि ये छोटा सा टुकड़ा का एरिया क्या हो गया, y इंटू dx। अब हम क्या करते हैं, इसके इस पैर को खींच के पीछे कर लेते हैं, और इस पैर को खींच के इधर आगे कर लेते हैं, इस पैर को खींच के पीछे कर देते हैं, यानी कि इसको पूरा यहां से यहां तक फैला दिए, इस पैर को, इसको पूरा खींच के इधर तक कर लेते हैं, और इस पोर्शन को खींच के पूरा इधर तक कर देते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा एरिया हमारा कवर हो गया। मतलब ये जो dx वाला ये पोर्शन था, इसको खींच के तुम कहां तक लाए हो, a तक, यानी कि x बराबर a से लेके x बराबर b के बीच इसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिए, और सबको हम जोड़ दिए। देखो ये छोटा छोटा टुकड़ा को ले जाके हम सबको जोड़ दिए, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया हमारा, ये पूरा एरिया मिल गया जो हमको a से b तक ये चाहिए था। तो इस छोटे छोटे टुकड़े को हम जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx बिटवीन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। देखो थोड़ा सा ये मैथ्स का चीज है, अभी समझने में थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन धीरे धीरे आप इन चीजों को समझ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। चलिए अब इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, इस बात को हम समझते हैं। देखो अभी तुम्हारे सामने 3-4 चीज आया था, जरा देखो गौर से। अगर हम बात करते हैं स्पीड की, क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि d डिस्टेंस बाय dt, अर्थात डिस्टेंस इज इक्वल टू इस dt को, यानी कि स्पीड इंटू dt कर दें, तो हम अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन निकाल देते, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देते, देखो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया, स्पीड
टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा हमारा, डिस्टेंस। स्पीड टाइम, देखो इंटीग्रेशन ऑफ स्पीड इंटू डी टी लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फंक्शन है यानी कि स्पीड और टाइम के बीच का एरिया, इस इंटीग्रेशन का मतलब यही हुआ, यानी कि स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया हमारा क्या देगा, डिस्टेंस देगा। यानी कि यहां से क्या समझ में आया, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्टेंस देगा। दूसरा बात, ऐसे ही तुम पढ़ा था स्पीड हो गया, दूसरा चीज आप पढ़े थे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी बराबर क्या पढ़े थे, वेलोसिटी बराबर आप पढ़े थे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा खुश हो जाओ, इस dt को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि वेलोसिटी इंटू dt बराबर रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिए, यानी कि इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहां से क्या मिला हमको ऑब्जर्वेशन, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा भैया, ये देगा डिस्प्लेसमेंट। देखो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देगा, डिस्टेंस। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। और ऐसे ही तीसरा चीज हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये लिखना होगा, फिर हम सवाल पे चलेंगे, पहले सवाल करेंगे और तब इंटीग्रेशन करेंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो चलिए हम इन चीजों को मिटा देते हैं। ये सब चीज समझ में आ रहा है, ओके। तीसरा क्वांटिटी हमारा था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर क्या पढ़े थे आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही पढ़े थे। यानी कि a बराबर हम लोग पढ़े हैं dv अपॉन dt, थोड़ा और खुश हो जाते हैं, यानी कि a इंटू डी टी बराबर क्या हो गया, dv, दोनों तरफ खुश होकर इंटीग्रेट कर दिए। तो इसको जैसे देखें, यानी कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया, टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा हमको, वेलोसिटी, क्या देगा हमको, वेलोसिटी। अब हम आते हैं कुछ सवाल पे। तो खत्म हो गया, देखते हैं, ओके। चलो हम कुछ सवाल लेते हैं। कह रहा है बच्चा जरा समझना ध्यान से, कह रहा है इस पे लिया है वेलोसिटी और इस एक्सिस पे लिया है टाइम को, 5 सेकेंड, टाइम इन सेकेंड, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। ध्यान से देखना, कह रहा है 0 से 5 सेकेंड के बीच में ग्राफ देखो कैसे दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा, हम उस ग्राफ को एनालिसिस करके आपको समझाते हैं। देखो हमको कुछ ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, सवाल कह रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सवाल तुमको दिया हुआ है द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज सुन इन फिगर, यानी कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ किसी भी ऑब्जेक्ट का हमको फिगर में दिखा दिया। कह रहा फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल बिटवीन 0 to 10 सेकेंड, बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। गौर से देखो, ध्यान से समझना, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा,
जैसे ही तुमको ये दिख जाए ना, सब चीज भूल भाल जाओ। जैसे ही तुमको दिख जाए अच्छा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है ना, तो आप पहले लिख लीजिए यहां पे कि भैया वेलोसिटी बराबर होता क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और अब समझते हैं, ग्राफ दिया हुआ है हमको, इस dt को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, v dt बराबर ds हो गया। मतलब एक बात समझ में आ गया कि भैया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को अगर हम इंटीग्रेट कर दे, यानी कि एरिया निकाल दे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वही हमारा क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। वही हमारा क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे दिया है, पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट निकालो 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच में। इस ग्राफ को देखना, 0 से 5 सेकंड के बीच इसका वेलोसिटी ये रहा, 5 सेकंड से 15 सेकंड के बीच में ग्राफ ऐसा है, और 15 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में फिर वेलोसिटी डाउनफॉल हो रहा है, नीचे आ रहा है। समझिएगा, अगर हमको 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच में पूछ रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया हमको निकालना होगा, और यही एरिया निकालेंगे, जो वैल्यू होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। बोलो यही बात होगा ना। तो 0 से लेके 10 सेकंड के बीच में हमको एरिया निकालना है, तो या तो ये आपको एक ट्रेपेजियम नजर आ रहा होगा, ये एक ट्रेपेजियम नजर आ रहा होगा, तो या तो ट्रेपेजियम के थ्रू निकाल दीजिए कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अच्छा, यहां वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देखो सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों साइड हमको पैरेलल दिया हुआ है, तो आप गौर से देखिए 0 से लेके 10 तो 10 मीटर, सॉरी 10, और यहां देखो 5 से लेके 10 तो 5 + 5 से 10, 5 यूनिट का डिस्टेंस, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो हाइट क्या है बच्चा, ये लेंथ हमारा हाइट है, और उस लेंथ का वैल्यू क्या दिया हुआ देखो 15, तो 10 5 15, यानी कि 1/2 इंटू 15 इंटू 15 15 15, यानी कि 225/2 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। 225/2 हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। बात समझ में आ रही है। अब ओहो सॉरी 225, इस सब मिस्टेक को आप लोग नज़रअंदाज कर सकते हैं, खैर कोई बात नहीं। देखिए एक तरीका तो या तो आप ट्रेपेजियम बना के एरिया निकाल दो, अदरवाइज आप थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो रहा तो आप ऐसे करिए। देखो क्या ये एक ट्रायंगल नजर आ रहा है आपको, ये एक ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, और यहां पे ये एक रेक्टेंगल नजर आ रहा होगा। तो ट्रायंगल का एरिया निकालो और इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो और दोनों को जोड़ दो, यानी कि कंप्लीट एरिया निकल के जुड़ जाएगा हमको। यानी कि अगर हमको डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 10 सेकेंड चाहिए ना, 0 to 10 सेकेंड चाहिए, तो क्या करेंगे, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 1/2। देखो ये रहा बेस तुम्हारा, तो ये 0 से 5 यानी कि 5 यूनिट का डिस्टेंस है, 5 यूनिट का, और ये रहा हाइट, देखो 0 से 15 यानी कि 15 यूनिट दिख रहा है आपको। तो 0 से बेस की बात करेंगे तो 5 हो जाएगा, और हाइट की बात करेंगे तो 15 हो जाएगा। ट्रायंगल का एरिया मिल गया, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि ये जो रेक्टेंगल है देखो लेंथ 5 से लेके 10, तो 5 से लेके 10 5 यूनिट, और ये रहा इसका ब्रेथ, तो ब्रेथ की बात करेंगे तो ये 15 यूनिट का दिख रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हमारा दोनों एरिया को आप ऐड कर दीजिए, इतना ही मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। बात समझ में आ रही है। मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा हमको, डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है ना। तो चलिए इस चीज को हम लोग करते हैं, फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ओके, अगला सवाल कह रहा है फाइंड द
वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल बिटवीन 0 to 25 सेकेंड if the acceleration versus time graph of an particle is as shown in figure। इस पे हम एक्सेलरेशन ले रहे हैं और यूनिट हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है, और इस एक्सिस पे टाइम ले रहे हैं जो कि सेकेंड में दिया हुआ है। ये हो गया हमको 20 सेकेंड, सॉरी 10 सेकेंड, 30 सेकेंड और 40 सेकेंड। चौक तो खत्म हो गया। देखो हमसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हमको दे रखा है, और सवाल आपको कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल बिटवीन 0 to 25 सेकेंड। अब सबसे पहले तुमको निकालना है कि देखो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया ना, तुम ऐसे सोचो कि एक्सेलरेशन बराबर होता क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही हमारा एक्सेलरेशन है। अर्थात इस dt को अगर हम ये मल्टीप्लाई कर दें, a इंटू डी टी बराबर dv हो जाएगा। तो इसको अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, अर्थात एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा हमको, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा हमको, वेलोसिटी। अर्थात हमसे वेलोसिटी पूछा भी जा रहा है और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का वैल्यू दिया भी जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया अगर हम निकाल दें तो वही हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। तो हमसे सवाल कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल बिटवीन 0 to 25 सेकेंड and given that the acceleration versus time graph of the particle is as shown in figure। ओके, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का हमको एरिया निकालना होगा 0 से लेके 25 सेकेंड के बीच में। जरा देखो 10 सेकेंड ये हो गया, और 10 से लेके 30 सेकेंड यहां दिया हुआ है, तो जरा सोचो कहीं ना कहीं 25 सेकेंड तो यहीं पे रहा होगा ना, मतलब 0 से लेके 25 सेकेंड के बीच में हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। 0 से लेके 25 सेकेंड के बीच में हमको क्या चाहिए, तो एरिया चाहिए, यही एरिया चाहिए ना। अब देखो, या तो आप इसको एक ट्रेपेजियम मान लो, तो इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। इसको मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमको दिया हुआ है एक्सेलरेशन, और यहाँ पे है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन यहाँ पे। ठीक, देखो अगर हम इसको एक ट्रेपेजियम माने तो इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो भैया ये साइड हो गया 20 यूनिट का और ये साइड हो गया 10 यूनिट का, तो 20 प्लस 10 30 इंटू हाइट। हाइट देखो 10 यूनिट का यहाँ दिख रहा होगा, ये 10 हो गया, प्लस ये एक रेक्टेंगल की तरह तुमको दिख रहा होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। देखिए ये लेंथ हो गया 10 से लेके 25 यानी कि 15 यूनिट का ये लेंथ हो गया, और ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ 10 मीटर का 10 यूनिट का हो गया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 10 इंटू 15, और ये जितना भी आएगा इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना मीटर पर सेकेंड, यही हमारा वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? या फिर आप एरिया निकालने के लिए एक और टेक्निक का यूज कर सकते हैं, वो क्या समझिएगा। सर हम इस पूरे पोर्शन को एक रेक्टेंगल मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेक्टेंगल मान लेते हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखो इस ब्रेथ को अगर हम 10 यूनिट बोल दें तो लेंथ यहाँ से यहाँ तक 25 है, तो ये हो गया इस रेक्टेंगल का, इस पूरे पोर्शन का एरिया हम अगर निकाल दें तो लेंथ इंटू ब्रेथ अर्थात 25 इंटू 10, तो ये हो गया हमारा कितना 25 इंटू 10 प्लस इस ट्रेंगल का एरिया निकाल दीजिए, तो इस ट्रेंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो यही हुआ, बेस का वैल्यू करेंगे 0 से 10 यूनिट यानी कि बेस इंटू हाइट की बात करेंगे तो ये इतना बड़ा हाइट हो गया। तो देखो ये रहा 0 से लेकर 20, लेकिन 0 से 10 तक तो यही हो गया, यानी कि 10 से 20 10 ही यूनिट का हाइट हुआ ना,
तो हाइट का वैल्यू 10 कर देंगे, यहाँ से जो वैल्यू यहाँ से मिलेगा उतना ही वैल्यू यहाँ से मिलेगा। और हम निकाल क्या रहे हैं, तो हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, इतना मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे बड़ा बात है कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, तो चलिए हम लोग उसको भी सीखेंगे और इसको अभी हम लोग मिटाते हैं। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बच्चा, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि उल्टा प्रोसेस होता है। हौच पच मत हो जाना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को करने में, क्योंकि बहुत हद तक इसमें वो उसमें ये कर दिया जाता है। ऐसा मत करिएगा, थोड़ा सा कंसस होकर डिफरेंशिएशन को रिवाइज कर लेना, फिर इंटीग्रेशन पे आना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। जरा समझना, जैसे डिफरेंशिएशन में कुछ फार्मूला देखे थे, ऐसे हम लोग इंटीग्रेशन में भी कुछ फार्मूला देखेंगे, उस बात को समझते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n इंटू डी एक्स, देखो अगर ये dx नहीं लिखेंगे ना तो बवाल हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बताए थे इसी dx को देख के डिसाइड करना होता है कि हमारा वेरिएबल क्या है। यानी कि अगर वेरिएंट x का है, आप dx बोल रहे हैं, यानी कि वेरिएंट x का होगा, इसका मतलब होगा कि हमारा वेरिएबल भी x में होगा। अदरवाइज अगर हम dx नहीं देते तो हमको पता ही नहीं चलता कि हम इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यानी कि वेरिएंट को देख के ही हम वेरिएबल को डिसाइड करते हैं, तो ये dx का होना बहुत जरूरी होगा। अब ये दिख रहा है आपको पावर फंक्शन, यानी कि x का पावर n दिख रहा होगा, है ना। तो x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ओके, अब जरा समझना, अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करें इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 50, इसका इंटीग्रेशन करके बताओ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चा, x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ओके, ऐसे ही अगर तुमको दे दी इंटीग्रेशन ऑफ 3x का पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डिफरेंशिएशन में सीखे थे कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म पीछे में मल्टीप्लाई किया हुआ है तो पहले उसको खींच के बाहर कर लो, उसको खींच के क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। तो अब इस इंटीग्रेशन में से 3 को खींच के बाहर कर लिए, अब तो ये बन गया x का पावर n इंटू डी एक्स, और x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या सीखा तुमने, x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो क्या हो गया बच्चा, देखो 3x का पावर 1/2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 3/2, और यहाँ कितना हो जाएगा, नीचे में फिर वही 3/2। थोड़ा और खुश हो जाते हैं, इस 3/2 को हम इस तरह से लिख देते हैं 3x का पावर 3/2, और ये जो नीचे का 3/2 है पलट के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 2/3 हो जाएगा। तो आज के बाद याद रखिएगा क्या कि x का पावर अगर बट्टे में आ रहा है ना 3/2, तो सीधा 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, उसको उल्टा के 2/3, 3/2 यहाँ आया तो उसको पलट के 2/3 यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। इस 3 से इस 3 को मार दिया, यानी कि हमारा क्या हो गया 2x टू दी पावर 3/2, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। बात समझ में आ रही है। ओके, अब फिर हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। समझिएगा, आज पावर फंक्शन के इंटीग्रेशन में जितना कुछ भी वेरिएशन हो सकता है वो सब चीज हम लोग कर लेंगे, फिर धीरे धीरे सवाल बाय सवाल इंटीग्रेशन के अगले प्रोसेस को समझेंगे। ज्यादा प्रोसेस हमको नहीं सीखना है, उतना ही सीखना है जो हमको इंटीग्रेशन फिजिक्स के अंदर काम आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम तुमसे पूछे x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप बोलते थे कि सर x का डिफरेंशिएशन मतलब अच्छा x का छोटा सा टुकड़ा, तो x का छोटा सा टुकड़ा क्या बोलते थे, dx। जरा सोचो, फॉर्मूले में अगर तुमसे हम पूछते x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा, तो आप बोलते थे 1। क्यों, क्योंकि सर x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आप x कर रहे थे, लेकिन हम तुमसे सिर्फ ये इतना ही पूछ रहे हैं कि x का डिफरेंशिएशन बताओ, तो x का डिफरेंशिएशन तो x dx ही होगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू हम बोल ही नहीं रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में चाहिए। ऐसे ही अगर हम तुमसे बोले कि x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चा, तो आप बोलेंगे dx। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, अर्थात x का डिफरेंशिएशन अगर dx हुआ है तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है।
चलो ये हम क्यों सीखा है इस बात को समझाते हैं। मान लो इन जनरल ax⁻³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इंटू dx हमको दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हम स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं, आगे समझेंगे क्या होता है। देखो इसका मतलब क्या हो गया, ये dx इसमें भी है, ये dx इसमें भी है, ये dx इसमें भी है और ये dx इसमें भी है, समझना। यानी कि इसको लिख देते हैं ax³ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cx इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ d इंटू dx। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। अब देखो ये जो a है ये कांस्टेंट है, तो पहले इसको बाहर कर दिए x³ इंटू dx, फिर ये b कांस्टेंट है बाहर हो गया x² इंटू dx, फिर ये c कांस्टेंट है बाहर हो गया x इंटू dx, फिर ये d कांस्टेंट है बाहर हो गया ये dx। अब तुम्हारे मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर यहाँ तो 2 d दिख रहा है। अरे बच्चा ये 2d नहीं है हमारे भाई, वो dx वाला एक ही टर्म है, उसके d को बाहर मत कर देना। अब समझो x का पावर n नजर आ रहा है ना, तो ये क्या लिखेंगे x का पावर n+1 बाई n+1। सिमिलरली b पहले से है x का पावर n+1 बाई n+1। c पहले से है x का पावर कुछ भी नहीं तो क्या है 1, तो x का पावर n+1 बाई n+1 प्लस d। अब ये भी सीखा dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, इस dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? अब समझते हैं लिमिट कैसे इंटीग्रेशन के अंदर पुट करते हैं। देखो तुमको दिया है इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक करना है x³ + 1 इंटू dx का, समझिएगा x³ + 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन करना है 1 से लेकर 2 तक। तो तुम अभी सोचो ये 1 और 2 कुछ नहीं है, मन में सोचते कि ये कुछ है ही नहीं, पहले उसके बिना इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो सर जी x का पावर n, तो सर x का पावर n+1 अब बाई n+1 हो जाएगा। ये है 1, और 1 में dx को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल dx होगा, और उस dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x। तो सर मेरा इंटीग्रेशन तो हो चुका है, लेकिन ये जो लिमिट बैठा है ना, अब देखो इस लिमिट को कैसे बैठाते हैं। इसको ब्रैकेट में ऐसे बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर देना। लोअर लिमिट 1 है तो नीचे 1 लिखेंगे, अपर लिमिट 2 है तो ऊपर 2 लिखेंगे। अब देखो इसका क्या मतलब होता है, इस पूरे फंक्शन में अर्थात इंटीग्रेशन करने के बाद जो आया है उस पूरे फंक्शन में x के जगह आप पहले 2 पुट कर दीजिए, अपर लिमिट को पुट कीजिए। तो चलो पुट करते हैं, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का पावर 4/4 प्लस 2, पूरे फंक्शन में x का वैल्यू 2 पुट कर दिए, माइनस पूरे फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करो, x के जगह पे 1 पुट करो, तो 1 का पावर 4/4 प्लस ये x यानी कि 1, कोई दिक्कत। 2 का पावर 4 16, यानी कि इसको हम यहां लिख रहे हैं, देखो 2 का पावर 4 16 और 16/4 प्लस 1 माइनस प्लस 2 माइनस 1 का पावर कुछ भी दीजिए तो 1 ही होगा, और प्लस 1 बंद हो गया। अब ये 4 चौका 16, 4 2 6 माइनस 1/4 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 5/4, 6 चौका 24, 24 में से 5 गया 19/4 हमारा इसका आंसर होगा। बात समझ में आया कि देखो कुछ नहीं करते हैं, ये जो लिमिट है ना इसके बिना तुम इंटीग्रेशन कर दो। तो सर जी x का पावर n, x के पावर 3 का इंटीग्रेशन हो गया 3 + 1 बाई 3 + 1 यानी कि 4/4 प्लस यहाँ 1 दिख रहा था, तो 1 में ये जो dx मल्टीप्लाई करेंगे तो dx बन जाएगा, तो उस dx का इंटीग्रेशन हो गया x, इंटीग्रेशन खत्म। अब हम इसमें इसको बड़े वाले ब्रैकेट में बंद करेंगे और जो लिमिट आप 1 से 2 दिए थे उस 1 से 2 को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो 1 से 2 हमारा लिमिट हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, इस पूरे फंक्शन में पहले आप अपर लिमिट यानी कि 2 को पुट कीजिए, जहां जहां x दिख रहा सब जगह 2 को पुट कर दो,
माइनस इस पूरे फंक्शन में x के जगह लोअर लिमिट यानी कि 1 को पुट कर देंगे और दोनों को माइनस कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो इंटीग्रेशन पे आज अब हम एक आखिरी सवाल लेने जा रहे हैं, उस सवाल को देख लीजिए, फिर इंटीग्रेशन का हम ये पार्ट खत्म कर देंगे। आगे और आएगा इंटीग्रेशन, लेकिन वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय आएगा, ठीक है ना। जब हम 1 डायमेंशन मोशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगेंगे उस समय जो भी इंटीग्रेशन आएगा हम वहां बताते जाएंगे। एक जो जनरल मीनिंग था वो हम आपको इंटीग्रेशन का बता चुके। चलिए तो हम अगले सवाल पर जाते हैं। देखो मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 3x टू द पावर 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एक्स 1 से 2 इंटीग्रेशन हम ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये जो 3 है बाहर से मल्टीप्लाई है, 3 को खींचो बाहर करो, बन गया x का पावर n, x का पावर n प्लस 1, x का अरे गलती हो गया भाई, यहां क्यूब है यहाँ स्क्वायर है, सॉरी, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एक्स। ये 4 कांस्टेंट है बाहर किया, x का पावर n, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, माइनस है तो माइनस लगाया, ये 3 कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया हुआ बाहर कर दिए, x का पावर n, x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस ये 2 इंटू डी एक्स, 2 इंटू डी एक्स, तो 2 कांस्टेंट है बाहर हो गया और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। जो कट सकता है उसको काट दो, अर्थात x टू दी पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x। ये हमारा इंटीग्रेशन तो अब हो चुका है, इंटीग्रेशन का साइन हट गया। लिमिट क्या है बच्चा, 1 से लेके 2, तो ये रहा 1 और ये रहा 2। क्या सीखा हम लोगों ने कि भैया पूरे इंटीग्रेशन किए हुए चीज में जहां जहां x दिखेगा पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट हमारा क्या है 2, तो यहां डालो 2 टू दी पावर 4 माइनस 2 टू दी पावर 3 प्लस 2 इंटू 2। पूरे इंटीग्रेशन में x के जगह 2 पुट कर चुके हैं, माइनस पूरे इंटीग्रेशन में अब x की जगह क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट। तो x का वैल्यू यहां 1 डालो, 1 टू दी पावर 4 माइनस 1 टू दी पावर क्यूब प्लस 2 इंटू 1, अर्थात 2 टू दी पावर 4 16, 2 टू दी पावर 3 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। 1 का पावर कुछ भी दीजिए 1 माइनस 1 का पावर फिर कुछ भी दीजिए 1, तो 1 माइनस 1 मर गया। 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, अर्थात 16 4 20, 20 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 12 और ये रहा माइनस 2, तो 12 में से 2 गया यानी कि 10 हमारा इस इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो चलिए आज हम अपने क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद है आप इसको अच्छे से करेंगे, पूरे बढ़िया तरीके से बनाएंगे और अगर आप बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि जितना बेसिक डिफरेंशिएशन था वो हम लोगों ने कर चुका है, जितना बेसिक इंटीग्रेशन था हम लोग कर चुके हैं। अब हम प्रॉब्लम पे ही प्रैक्टिस करवाएंगे। तो 1 डायमेंशन मोशन का अब हम प्रॉब्लम से ही प्रैक्टिस करवाएंगे, इसीलिए आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से प्लीज़ कवर करके रखिए। और अब जो हमारा अगला क्लास होगा वो केवल और केवल प्रैक्टिस सेट होगा और कॉन्सेप्ट जो भी वहाँ नया कॉन्सेप्ट आएगा वो कॉन्सेप्ट को हम उसी जगह आपको बताएंगे ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ और बेहतर तरीके से आप अपनी चीज़ को क्लियर कर पाए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करते रहिए। ओके।